नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के प्रभाव अब हमें हमारे चारों तरफ स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। गर्मियों में हीट वेव की इंटेंसिटी बढ़ रही है। वर्षा के प्रतिरूप में उसके पैटर्न में परिवर्तन आ रहा है। बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। सी लेवल राइज हो रहा है। तो ये सब प्रभाव है जो हम हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब एक नई रिसर्च आई है जिसमें कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के कारण ज्वालामुखी गतिविधियां भी बढ़ेंगी। वॉल्केनिक इरप्शन बढ़ेंगी और ज्वालामुखी गतिविधियां बढ़ने की वजह से फिर से ग्लोबल वार्मिंग होगी। अर्थात उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज से वॉल्केनिक एक्टिविटी बढ़ेगी और वॉल्केनिक एक्टिविटी से फिर से क्लाइमेट चेंज होगी। तो दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है और एक फीडबैक लूप को स्थापित किया गया है। और हमें इसी को पढ़ना, इस पूरे प्रोसेस को समझना है। ये क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग क्षेत्र में एक नया डायमेंशन क्रिएट किया। हो सकता है कि यूपीएससी यहां से क्वेश्चन ले ले। इस पूरे प्रोसेस को हमें समझना है। उस रिसर्च में क्या कहा गया वो हमें देखना है। पहले सबसे हम देखते हैं कि उस रिसर्च में क्या कहा गया। तो अगर उस रिसर्च की बात करें तो उसमें कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग होगी। अब अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो इससे पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा और खास करके ध्रुवीय क्षेत्रों में टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा है, इसे कहा गया है पोलर एम्प्लीफिकेशन। और वहां पर ध्रुवीय क्षेत्र में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहां पर जो ग्लेशियर्स है उनकी मेल्टिंग होगी। तो मैं लिख सकता हूं जहां पर जो ग्लेशियर्स है और यहां पर जो आइस शीट्स है उनकी मेल्टिंग हो रही है, वो पिघल रही है। अब अगर ये पिघलेंगी तो इनका जो धरातल पर भार है वो कम हो जाएगा और धरातल पर भार कम होने की वजह से धरातल पर दबाव भी कम हो जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये धरातल पर इससे दबाव कम होगा, धरातल पर दबाव कम हो। और अगर धरातल पर दबाव कम हुआ तो उसके नीचे जो मैग्मा होगा उस पर भी दबाव कम होगा, क्योंकि धरातल के नीचे मैग्मा आकर इकट्ठा हो जाता है जिसे बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। और वहां पर जब वो इकट्ठा होता है तो अगर उस पर प्रेशर कम होगा तो वो पिघल जाएगा और उसमें जो गैसेस हैं वो भी रिलीज होंगी और फिर वो वोल्केनिक इरप्शन के रूप में सतह पर पहुंच जाएंगी। तो यहां पर अगर दबाव कम होगा तो ज्वालामुखी जो गतिविधियां हैं वो भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इसको अभी हम पूरा समझेंगे क्या प्रोसेस है इसका। ज्वालामुखी गतिविधियां बढ़ जाएंगी। यही पहली बात उन्होंने की रिसर्च में कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वोल्केनिक एक्टिविटी बढ़ेंगी। और वोल्केनिक एक्टिविटी जब बढ़ेंगी तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होगा। जब कोई भी ज्वालामुखी गतिविधि होती है तो उसके साथ CO2 बाहर निकलती है, मेथेन बाहर निकलती है, जलवाष्प होती है। तो ये सब की सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होगा, वायुमंडल में इनकी सांद्रता बढ़ेगी और इनकी सांद्रता बढ़ने से वापस से ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो देखो एक लूप बन गया। ग्लोबल वार्मिंग ने ज्वालामुखी गतिविधियों को बढ़ाया और ज्वालामुखी गतिविधियों ने फिर से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा दिया। लेकिन ये सब होगा लॉन्ग टर्म में, ये लंबे समय में होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में हमेशा कूलिंग होती है, शॉर्ट टर्म में टेम्परेचर कम होता है। ये भी ध्यान में आपको रखना है कि लंबे समय में तो ग्लोबल वार्मिंग होगी लेकिन अगर मैं कुछ सालों का समय लूंगा तब पृथ्वी का टेम्परेचर कम होगा। इसे भी हमें देखना है कि दोनों चीजों को देखना है कि ज्वालामुखी क्रिया से कूलिंग भी होती है और वार्मिंग भी होती है, दोनों प्रोसेस होते हैं। तो हमें दोनों को समझना होगा और ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा ये भी हमें देखना है। और ज्वालामुखियों की अगर मैं बात करूं तो पूरे के पूरे वेस्ट अंटार्कटिका क्षेत्र में कम से कम 100 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं जो आइस कवर के नीचे हैं। वहां पर दो प्लेट्स है वो आप एक दूसरे से दूर जा रही है, वहां पर ब्रश घाटियां हैं, वहां पर फॉल्ट्स हैं, रिफ्ट वैलीज है, जहां से धीरे धीरे मैग्मा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऊपर से दबाव है आइस का। तो आइस शीट्स है ऊपर नीचे, बहुत सारे वहां पर ज्वालामुखी हैं। अगर ऊपर से ग्लेशियर हट गए तो बहुत सारी वोल्केनिक एक्टिविटी वहां होगी। इसके अलावा अलास्का का क्षेत्र, साइबेरिया का क्षेत्र, न्यूजीलैंड का क्षेत्र, यहाँ पर बहुत से ज्वालामुखी हैं जो आइस कवर के नीचे हैं। तो अगर ये ग्लेशियर पिघलेंगे, आइस शीट्स की मेल्टिंग होगी तो वोल्केनिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये इस पूरी रिपोर्ट में कहा गया। लेकिन हमें समझना होगा कि ये पूरा प्रोसेस होगा कैसे। सबसे पहले तो देखें कि वोल्केनिक एक्टिविटी होती कैसी है, वोल्केनिक इरप्शन होता कैसे है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत आपको बेसिक आना चाहिए। आपने पढ़ा होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है उसे हम कहते हैं क्रस्ट। और ये क्रस्ट लगभग 30 किलोमीटर, मान लेते हैं कि 30 किलोमीटर तक होती है।
इसके बाद का जो क्षेत्र होता है उसे हम मेंटल कहते हैं। और इसका भी जो ऊपरी 100 किलोमीटर का जो भाग होता है ये वाला, इसे कहा जाता है अपर मोस्ट मेंटल। अपर मोस्ट। और इन दोनों को मिला के कहा जाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। और इन्हीं के लिथोस्फीयर के टुकड़ों को ही अगर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए तो उन्हें कहते हैं प्लेट्स। ये आप बेसिक पढ़ के आए हो। और इससे नीचे का 100 से 200 किलोमीटर के क्षेत्र का ये वाला 100 से लेकर 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है इसे आप कहते हो दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर। दुर्बलता मंडल या एस्थेनो। और इसे प्लास्टिक जोन भी कहा जाता है। प्लास्टिक जोन, क्योंकि यहाँ पर जो चट्टाने हैं ना तो पूरी तरह से ठोस है ना पूरी तरह से तरल है। सेमी लिक्विड है, सेमी सॉलिड टाइप की होती हैं, ना तो पूरी तरह से ठोस है और ना पूरी तरह से तरल है। और यहीं से मैग्मा का जनरेशन होता है। जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं उनमें मैग्मा यहां से आता है, इस 100 से 200 किलोमीटर के क्षेत्र से। और ये देखो इससे ऊपर का ये जो पूरा का पूरा भाग है ये सॉलिड है, क्रस्ट भी सॉलिड है। और ये वाला जो अपर मोस्ट मेंटल है ये भी सॉलिड है। और ये लसलसा सा है, एक तरह से प्लास्टिक जोन है। अब क्या होता है कि इस प्लास्टिक जोन में, इस दुर्बलता मंडल में कभी कभी प्रेशर कम हो जाता है। आपने प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ा होगा कि जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वहां पर यहाँ प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पर अगर प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा तो यहाँ का जो ये अर्ध ठोस चट्टाने हैं वो पिघल जाएंगी। या कई बार ऐसा होता है कि जब प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराती है तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे प्रवेश कर जाती है, सबडक्ट हो जाती है। अब उसके साथ जब जल होता है तो जल की वजह से वो प्लेट जल्दी से पिघल जाती है, कि मेल्टिंग जल्दी हो जाती है जल के ऐड होने से। तो इस वजह से कहीं यहाँ का टेम्परेचर या तो बढ़ जाए या यहाँ प्रेशर कम हो जाए या वाटर वेपर यहाँ आ जाए, इस वजह से ये जो अर्ध ठोस चट्टाने हैं वो पिघल जाती हैं। और पिघलने से यहाँ पर मैग्मा का निर्माण होता है। अब जब मैग्मा का निर्माण हुआ तो वो लिक्विड फॉर्म में, तो उसकी डेंसिटी कम होती है, वो हल्का होता है यहाँ के कंपैरेटिवली इन चट्टानों के। तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर यहाँ से आने लगता है जहां से उसको रास्ता मिलता है। इस तरह से ये ऊपर की ओर बढ़ता है और क्रस्ट में पहुंच जाता है। अब जब क्रस्ट में पहुंचता है तो जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जा रहा है तो प्रेशर कम होता जा रहा है। अब जब ऊपर की ओर जा रहा है और प्रेशर कम होता जा रहा है तो इस मैग्मा के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि CO2 था, उसमें मेथेन था, उसमें जलवाष्प थी। तो जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाता है दबाव कम हो रहा है, क्योंकि ऊपर की चट्टानें दबाव डालती हैं। तो जैसे जैसे ऊपर गया दबाव कम हो रहा है। जैसे जैसे इसमें दबाव कम होगा तो इसके अंदर जो गैसेस होती हैं घुलित अवस्था में होती है। जैसे कोल्ड ड्रिंक के अंदर, आप कोल्ड ड्रिंक में गैस होती है, जब उसका आप ढक्कन खोलते हो तो वो सारी गैसेस बाहर आने लगती है। क्यों? क्योंकि आपने उस पर से प्रेशर कम कर दिया। तो जब प्रेशर कम होगा तो इस मैग्मा जो ऊपर की ओर लगातार आ रहा है इसमें से गैसेस जो होती हैं वो रिलीज होने लगती हैं और वो भी प्रेशर डालती हैं। तो इस तरह से यहाँ से जो मैग्मा आ रहा है वो डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर आ रहा है, तो उसका भी एक प्रेशर है, प्लस इसके अंदर जो गैसेस है उनका भी ऊपर की ओर प्रेशर लग रहा है। अब ये ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर मान लो कि अगर उसे कोई कठोर चट्टान मिल गई जिसको ये तोड़ नहीं पाते हैं तो ये यहाँ पर ऐसे जमना स्टार्ट कर देता है मैग्मा इस जगह पर, क्योंकि इसके ऊपर क्या कठोर चट्टान है, या अभी इसमें इतना प्रेशर नहीं है कि ये सरफेस को तोड़ के ऊपर पहुंच जाए, तो ये यहीं पर इकट्ठा होता जाता है। इसे कहते हैं मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर कहा जाता है। तो यहाँ ये इकट्ठा होता रहता है। अब धीरे धीरे यहाँ से मैग्मा यहाँ आ रहा है, ये और इकट्ठा हो रहा है, मैग्मा और आ रहा है और इकट्ठा हो रहा है। धीरे धीरे इसके अंदर जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा तो ये गैसेस हैं वो फिर रिलीज हो रही हैं, वो भी प्रेशर डालती जाएंगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि इन गैसेस का और इस मैग्मा का प्रेशर इतना हो जाएगा कि ये सरफेस को तोड़ के ऐसे सरफेस पर पहुंच जाएगा। इसे हम बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का उद्गार हो गया। तो मैग्मा सरफेस पर आया कैसे? कि तो इसके अंदर जो गैसेस थी उनके प्रेशर की वजह से, और ये जो नीचे से मैग्मा आ रहा था इसके प्रेशर की वजह से। तो ये इस तरह से सरफेस पर पहुंच जाता। तो लेकिन ये देखो हो क्या रहा था कि यहाँ पर ये दबाव कम हो रहा था, इसी वजह से तो इसके अंदर से गैसेस रिलीज हो रही थी। और यहाँ पर भी जो दबाव कम हो रहा था इसी की वजह से इसका मैग्मा का निर्माण हो रहा था। लेकिन जब ये मैग्मा यहाँ पहुंचता है तो ये काफी समय तक काफी थिक हो जाता है, क्योंकि ये बाहर निकल नहीं पा रहा। तो यहाँ पड़ा तो इसका धीरे धीरे टेम्परेचर भी कम हो रहा है। तो अब होगा क्या कि जब इसमें बहुत सारा प्रेशर बन गया तो ये सरफेस पर आ गया। अब देखो जो हमारा प्रोसेस होता है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर आइस एज आया, ये पूरे के पूरे क्षेत्र में के ऊपर आइस कवर हो गया, ये पूरा का पूरा।
अब जब ये आइस कवर होगा तो इस पर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब जब इस पर प्रेशर बढ़ जाएगा, इस मैग्मा चैम्बर में जो मैग्मा था उस पर दबाव बढ़ेगा, तो वो पिघलेगा ही नहीं, तो जमने लगेगा क्योंकि उस पर दबाव ज्यादा है। तो यहाँ पर जो मैग्मा है वो इस आइस के दबाव में पिघलता नहीं है, इसके अंदर जो गैसेस हैं वो भी रिलीज नहीं होंगी, वो भी फ्री नहीं होंगी, और उनका प्रेशर भी कम रहेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि इस आइस की वजह से, दबाव की वजह से यहाँ से जो मैग्मा आ रहा है वो लगातार यहाँ इकट्ठा होता जा रहा है, इसके साइज में बढ़ोतरी होती जा रही है, लेकिन ये सरफेस पर नहीं आ रहा है क्योंकि ऊपर का दबाव है। क्योंकि दबाव की वजह से जो आपका गलनांक है वो बढ़ जाता है, जल्दी पिघलता नहीं। अब क्या हुआ, अब आपने ग्लोबल वार्मिंग कर दी, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये पूरा का पूरा आइस कवर ऊपर का जो था वो मेल्ट हो गया। अब आप सोचो, ये अगर मेल्ट हो गया तो इस मैग्मा चैम्बर के अंदर जो इतने सालों से मैग्मा आके इकट्ठा हो रहा था उस पर से दबाव कम हो गया, और जैसे ही इस पर से दबाव कम होगा, एक तो ये मैग्मा है ये पूरी तरह से पिघल जाएगा, तरल अवस्था में बदल जाएगा, और दूसरा क्या होगा कि इसके अंदर जो गैसेस है वो रिलीज होने लगेंगी, वो भी प्रेशर अब और ज्यादा लगाने लगेंगे। तो इस पर दबाव कम होने की वजह से, ग्लेशियर के पिघलने की वजह से यहाँ पर मैग्मा का निर्माण बढ़ जाएगा, क्योंकि जो मैग्मा यहाँ इकट्ठा हो रहा था दबाव की वजह से वो पूरी तरह से नहीं पिघल पा रहा था, तो अब वो पूरी तरह से पिघलेगा, और प्लस जो इसके अंदर जो गैसेस हैं वो अब रिलीज होने लगेंगी, तो वो प्रेशर भी ज्यादा लगाएंगी, और यहाँ से फिर से वोल्केनिक एक्टिविटी होने स्टार्ट हो जाएगी। यही सब होने वाला है ग्लेशियर पिघलने के बाद। और ऐसे न जाने कितने ज्वालामुखी हैं जो अंटार्कटिक क्षेत्र में नीचे दबे हुए हैं। उनमें से एक एरेबस है जो लगभग 1970 से अब मैग्मा का उत्सर्जन कर रहा है, वो एक्टिव वोल्केनो है। लेकिन ऐसे बहुत सारे वहां पर हैं अंटार्कटिक क्षेत्र में, आइसलैंड में, अलास्का क्षेत्र, साइबेरिया क्षेत्र, न्यूजीलैंड का क्षेत्र। तो इस प्रोसेस से, इस अनलोडिंग के प्रोसेस से क्या होगा, ज्वालामुखी एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। अब जब वोल्केनिक एक्टिविटी बढ़ी तो देखो यहाँ पर क्या निकलेगा, CO2 भी निकलेगी गैसेज, मेथेन भी निकलेगी, जलवाष्प भी निकलेगी, और सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस भी निकलती। इनमें से ये तीन तो मेन रूप से ग्रीन हाउस गैसेज का भी रोल मैं समझाता हूँ। तो एक तो प्रोसेस ये होता है कि यहाँ पर प्रेशर कम होने की वजह से हो। दूसरा दूसरा कारण है कि जब हम ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से ये सब यहाँ पर जो आइस है ये भी पिघल जाएगी, वर्षा की मात्रा भी इन क्षेत्रों में बढ़ जाएगी। अब बर्फ की जगह वर्षा होगी यहाँ पर, और जब वर्षा होगी, रेनफॉल होगा, तो वो रेनफॉल दरारों के माध्यम से यहाँ तक वो भी पहुंचेगा। यहाँ पर अगर सरफेस पर रेन हो रही है, यहाँ पर पानी आ रहा है, ये मान लो ऊपर से पानी गिर रहा है, पहले स्नो गिरती थी, अब रेनफॉल हो रहा है। जैसे अभी सुना था कि ग्रीनलैंड में रेनफॉल हुई थी कई जगहों पर, तो ये पानी जो है ये भी रिस रिस कर यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ से पानी रिसा और ये मैग्मा चैम्बर की तरफ आएगा यूं। और अगर पानी ऐसे रिस रिस कर इस मैग्मा चैम्बर में पहुंच गया, तो मैंने पहले ही बताया था, इस पानी की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और कम हो जाता है, ये और जल्दी पिघलेगा। तो पहला तो दबाव कम होने की वजह से मेल्टिंग होगी और गैसेस रिलीज होने लगी, जिससे प्रेशर बन गया। दूसरा, ये पानी जो सीपेज के थ्रू यहाँ पर पहुंचेगा, इसका इन्फिल्ट्रेशन होगा, तो ये यहाँ पर जाके इस मैग्मा का गलना कम कर देगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये और पिघलेगा और ज्वालामुखी क्रियाएं और बढ़ जाएगी। ये दो कारण बताए गए हैं यहाँ पर, एक अनलोडिंग, दूसरा ये तो रेनफॉल होगा, इसका जो पानी पहुंचेगा तो ये भी मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देगा। अब देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दो तरह की गैसेस निकल रही हैं, एक तो निकल रही है मेथेन निकल रही है, दूसरी CO2 निकल रही है, और जलवाष्प भी है। फिर मैंने आपको बताया सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये यहाँ से क्षोभ मंडल से धीरे धीरे पहुंच जाती है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर में, समताप मंडल में। तो जब ये स्ट्रेटोस्फियर में पहुंचेगी तो वहां पर ये H2SO4 का निर्माण कर देती है, और ये H2SO4 एक एरोसोल है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये लाइट कलर का होता है, इसका कलर लाइट होता है। अब इससे क्या होगा, तो इससे होगा ये कि ये जो पृथ्वी थी, और ये आपका क्षोभ मंडल है नीचे वाला, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपो, और ये आपका था स्ट्रेटोस्फियर, और यहां पर ये जो पार्टिकल हो जाएंगे एरोसोल के H2SO4 के, तो ये सूर्य से आने वाली जो रोशनी है उसको ऐसे वापस से क्या करेंगे, वापस भेज, क्योंकि ये लाइट कलर के होते हैं। तो जो
सूर्य से रोशनी आ रही है, वो वापस से क्या करेगी, टकरा कर वापस चले जाएगी, इंसोलेशन वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसे हम एल्बिडो कहते हैं, एल्बिडो। तो ये जब रेज पृथ्वी तक पहुंचेंगी नहीं तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे राख के कण जाएंगे, धूल कण जाएंगे, वो भी ये एल्बिडो को बढ़ाने का काम करेंगे, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंचे, तो टेम्परेरली कुछ समय के लिए पृथ्वी का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, ग्लोबल डिमिंग कहते हैं जिसे। तो ये लाइट कलर के एरोसोल की वजह से एक बार शॉर्ट टर्म के लिए टेम्परेचर कम होगा। लेकिन आप कहोगे कि सर शॉर्ट टर्म के लिए क्यों होगा, तो देखो ये एरोसोल जो होते हैं ना, इनकी नेचर होती है कि ये मुश्किल से 2 या 3 साल ही वायुमंडल में रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये पृथ्वी पर ग्रेविटी के प्रभाव में वापस अर्थ पर आ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। तो इस वजह से ये 3-4 साल ये वायुमंडल में रहेंगे तो टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, उसके बाद ये पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। लेकिन ये जो गैसेज है CH4 और CO2, ये तो वायुमंडल में रहेंगी और लंबे समय तक रहेंगी, और ये दोनों है ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का काम, इसीलिए कहा गया कि शॉर्ट टर्म में टेम्परेचर कम होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, लॉन्ग टर्म में ग्लोबल वार्मिंग होगी। ये इस रिसर्च पेपर में बताया गया। तो इसके लिए भी वो कह रहे हैं कि हमें इस पर और रिसर्च करने की आवश्यकता है कि इनका डायरेक्ट लिंक क्या है। और उन्होंने इसको आइसलैंड के साथ उन्होंने एक लिंक स्थापित किया है कि 10 से 15,000 साल पहले वहां पर डीग्लेशिएशन हुआ था, मतलब वहां की आइस पिघल गई थी, आइसलैंड की, और इसकी वजह से वहां पर 30 से लेकर 50% वोल्केनिक एक्टिविटीज बढ़ गई। 30 से 50 गुना वोल्केनिक एक्टिविटी आइसलैंड में बढ़ गई थी क्योंकि वहां की आइस से पिघल गई थी। तो ये भी प्रमाण वैज्ञानिकों के पास है। तो इन सबको ध्यान में रखकर वो रिसर्च कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ज्वालामुखी क्रिया बढ़ेगी और ज्वालामुखी क्रिया बढ़ने की वजह से वापस से ग्लोबल वार्मिंग होगी। दोनों एक फीडबैक लूप, पॉजिटिव फीडबैक लूप स्थापित कर रहे हैं। तो इसको भी आप अपने नोट्स में स्थापित करो, नोट्स में लगा लो, वहां पर जहां पर आप ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को पढ़ते हो, तो वहां पर एक डायमेंशन और क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ते हो कलमंडल पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव है, क्रायोस्फीयर पर उसका क्या प्रभाव है, महासागरों पर, ओशन पर उसका क्या प्रभाव है, एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव है, महिलाओं पर क्या प्रभाव है। तो वहां पर एक डायमेंशन और भी हो जाएगा कि वॉल्केनिक एक्टिविटी के साथ उसका क्या लिंक है। तो बिल्कुल न्यूज में है, अगर एग्जाम में आता है तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि उसे लगेगा एग्जामिनर की आप बिल्कुल करंट के टच में हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।